हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं बात करूँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो इतना ख़ास है कि आम नागरिक से लेकर ख़ास नागरिक और किसी भी धर्म से संबंधित रखने वाला व्यक्ति, किसी भी जाति से संबंधित रखने वाला व्यक्ति, वो टॉपिक हर किसी को प्रभावित करता है या हम उन टॉपिक के आधार पर कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आइए बताता हूँ आपको। जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो हमें अपने अधिकारों के बारे में एक नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और मौलिक अधिकार इतने खास अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उन 6 अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा जो अधिकार है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद जो पांचवा जो अधिकार है हमारा वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद 6th जो हमारा राइट है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दोस्तों, हमारे 6 अधिकार ये मैंने आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद हम बात करते हैं इन अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के 3रे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, और भारतीय संविधान के अंदर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी हमारे मौलिक अधिकार है, वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, यानी अमेरिका के संविधान से लिए हैं, कॉपी किए हैं। मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों होती है? हमें किसी भी अधिकार की ज़रूरत, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की ज़रूरत, तो मौलिक अधिकारों की ज़रूरत हमें अपने ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। सर्वांगीण विकास, हम बिना अधिकारों के अपने विकास की संभावना को नहीं देख सकते हैं। हमें अपने विकास करने के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, ठीक है ना। हमें मौलिक अधिकारों की स्पेशली ज़रूरत होती है अपने विकास करने के लिए। और हमारा जो यानी अधिकार है, जैसे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार हमें अधिकारों की भी ज़रूरत होती है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आइए हम बात करते हैं। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 35 के बीच में है, यानी अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी आर्टिकल 14 से 35। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको बता देता हूं, जैसे पहला है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 to 18 है, यानी 14 से 18 के बीच में है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, वो 19 से 22 है। अब देखो यहाँ पे समानता का अधिकार जो है 14 से 18, यानी हमारे 5 अधिकार है इसमें। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 19 से 22 है, यानी 4 अधिकार हो गए हमारे। तो इसी बेसिस पे जब हम बात करेंगे, तो आगे जो हमारा तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23 से 24, यानी 1 अधिकार जो है इसमें मौजूद है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 25 से 28, तो यानी 25, 26, 27।
और 28 यानी 4। तो पहले आपको बता चुका था, पहला 5 था, दूसरा 4 था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 5 4 1 4। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। इसके अंदर 2 अधिकार हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें जितने राइट्स हैं वो है आर्टिकल 32, 35, 32, 33, 34, 35 यानी 4 इसमें राइट्स हैं, यानी 4 अधिकार हैं। और इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसी बेसिस पे हम बात करते हैं। पहला जो अधिकार है वो है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर है, यानी कानून के समक्ष सभी समानता, सभी लोग बराबर है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति। तो इस आधार पर मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर किसी देश के कोई क्राइम करते हैं और एक कॉमन पीपल और स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान के बारे में, तो प्रधानमंत्री ने भी वही गुनाह किया है और एक आम नागरिक ने भी वही गुनाह किया है, तो दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी। तो कहा यही गया कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है और सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून यहाँ पे बना हुआ है। तो क्लियर है आर्टिकल 14। तो देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 के बारे में, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है तो हम केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि इस आधार पर हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कि जितने भी सरकार कानून बनाती है, प्लानिंग करती है, तो वो सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है। उसके बाद है अस्पृश्यता का निषेध। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यानी अनटचेबिलिटी। किसी भी आधार पर ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता भारत में कि हम किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर छुआछूत करें। सिटीज़ में तो ये नहीं है, लेकिन आज भी जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है। उपाधियों की समाप्ति की बात करते हैं आर्टिकल 18 में। तो जैसे डिग्री, डिप्लोमा होता है, तो उसी प्रकार पहले जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो ये उपाधि जो है खास व्यक्तियों को मिलती थी, तो ये गलत है, समाज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इस आधार पर इसको गलत माना गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है हर किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसको अपने भाषण और लेखन और अपनी जो भी भाव हैं वो व्यक्त करने का अधिकार है, यानी अपनी फीलिंग शेयर करने का अधिकार है, लेकिन वो एक लिमिटेशन में, यानी एक दायरे में रहकर वो अपनी बात रख सकता है, किसी को गलत नहीं कह सकता है। इसी बेसिस पे मैं आपको बता दूं, पहला जो हमारा अधिकार है इसमें वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषा के आधार पर, तो ये आर्टिकल 19 में कहा गया है। उसके बाद है शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 ख में। हम एकत्र हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से और हमारे पास कोई वेपन भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि किसान आंदोलन में देखने को मिलता है। उसके बाद है संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता। हम ग्रुप बना सकते हैं, हम कम्युनिटी में रह सकते हैं और किसी भी पर्पस के लिए हमारे पास ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
उसके बाद है राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता। हम भारत के, राज्य मतलब देश, हम भारत के किसी भी कोने में निर्विरोध बिना किसी रोक के घूम सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये ना सोचें कि आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं तो आप इसका गलत फ़ायदा ना उठाइए। तो हम किसी भी कोने में, राज्य के किसी भी कोने में हम घूम सकते हैं, हमारे पास ये मौलिक अधिकार है, हमें कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है या कोई भी व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता है। उसके बाद है किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता। हमें भारत में रहते हुए, भारत के नागरिक होने के नाते हम कोई भी आजीविका का साधन अपना सकते हैं। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय जो समाज के अंदर गलत माना जाता है वो नहीं कर सकते हैं, जैसे इनलीगल वेपन्स को सेल करना। उसके बाद है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर एफआईआर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी है, जब तक वो अपराधी सिद्ध ना हो जाए तो उसके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं। तो ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण। हमें अपनी लाइफ और अपनी जो हमारी बॉडी है उसको फ्रीली हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं या एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आर्टिकल 21। उसके बाद है बंदीकरण और निरोध के संरक्षण। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश होना पड़ता है। अगर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं तो यानी वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो ये क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद है राज्य के पास कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं कि वो हमारे जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति समाज में इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा जाता है या किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाता है या 14 साल से कम बच्चे को कारखानों, ढाबों या कुछ ऐसे नौकरी पेशे में लगा दिया जाता है जो खतरनाक होते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 से 28 में कहा गया है। पहली बात तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म बराबर है, कोई भी धर्म किसी धर्म से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना और किसी भी धर्म को वो सीख सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकता है। हम किसी भी धर्म के होते हुए दूसरे धर्म के जो पुस्तक हैं, जो हम बात करते हैं यानी धार्मिक पुस्तक है, उसका अध्ययन यानी स्टडी कर सकते हैं। हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई हमें रोकता है तो फिर से कोर्ट है हमारे पास, हम पुलिस है हमारे पास, हम एफआईआर कर सकते हैं और कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ऐसा कई बार भारत में देखा जाता है और कोर्ट फिर इसमें पॉजिटिव डिसीजन लेता है क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति धर्म की आड़ में किसी को शिक्षा देने से मना कर दे तो फिर हमारे पास अधिकार है कि हम
धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे अधिकार है, हम फिर से कोर्ट का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे जुडिशरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना कोर्ट का काम होता है, जो हमारी कोर्ट है। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जैसे एक मानव शरीर में आत्मा होती है, सोल होती है, बिना सोल के शरीर बेकार है, व्यर्थ है, वैसे ही संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसको, कि जितने भी अधिकार हैं वो तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारे पास ये अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है ये, ऐसा कई बार हो चुका है। इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर बनी जिन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन किया। जब भारत के अंदर आपातकाल लगाई 1975 में, तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। तो आप लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकार इतने इम्पोर्टेंट क्यों है एक आम नागरिक के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बिना अधिकारों के जी सकते हैं? अधिकार इसीलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया है, वो इतना बड़ा है कि उसको समझना इतना आसान नहीं है आम जनता के लिए। तो इसीलिए हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि समय आने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि आपको और अधिकारों के बारे में जानना है या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और वीडियो चाहिए, अपने अधिकारों से संबंधित और ज्ञान चाहिए, तो मैं आपको उससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।